सलाम व आदाब साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल एस के दबंग सोनता में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ बीपीएससी अध्यापक और साक्षरता परीक्षा 2023 के हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो होगा बिहार से, उसको हम लोग डिटेल्स के साथ देखेंगे। तो आज टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और आज 24 नवंबर 2023। तो हर दिन आपको एक या दो वीडियो आपको अलग अलग टॉपिक से मिलते रहेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम, तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन उस तरह दबा लें जिससे आने वाले एजुकेशन संबंधित टीचर न्यूज, जॉब अपडेट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और सभी प्रकार के मैगजीन आपको यहाँ मिलता है। तो बिना देर के हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आपको टेस्ट सीरीज वो 1, 2, 3, 4 चारों का वीडियो आपको अपलोड है। तो आपको बीपीएससी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ आप लोग लिंक पर क्लिक करके वहाँ आप लोग देख लीजिएगा। चारों का वीडियो दिया हुआ है और 5वां आज है। साथ ही साथ टेलीग्राम को आप टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। और कोई भी आपको कैसा लग रहा है वीडियो आपको अपलोड, तो वीडियो पर कमेंट दीजिए और लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आप लोगों को कुछ जाता नहीं, लाइक करने से हमको इंप्रेशन मिलता है। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और दिखा रहे हैं आज की टॉप 50 बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और जो ये है ये बीपीएससी और साक्षरता दोनों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ साक्षरता परीक्षा टीचरों के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को है, उसी को मैंने आज अटेम्प्ट किया। तो हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं सक्षमता बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2.0 2023 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। टेस्ट सीरीज नंबर 5 है और 24/11/2023 24 नवंबर का आज का है। बाय एस के दबंग सोनता सर। तो फॉर ऑल आर एजुकेशन टाइप्स ऑफ अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी अपडेट, जॉब अपडेट, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक बेल आइकॉन एस के दबंग सोनता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन दबा ले जिससे आने वाले सभी प्रकार के अपडेट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यहाँ। तो आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं बिहार अध्यापक परीक्षा हेतु बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो बीपीएससी का हो या सक्षमता परीक्षा हो, दोनों में बिहार से है। तो बिहार का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको बिहार ही से मिलेगा, बिहार से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो वो टॉप जो क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो उसका पहला ऑप्शन है रोहतास, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खगरपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। ये चारों में से कौन है? तो उसका आपको आंसर मिलेगा। उत्तर आपको मैंने यहाँ पर डिटेल्स के साथ दिया। तो उत्तर नंबर सी है खगरपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की। यहाँ पर जो सी नंबर दिया है खगरपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ की। और उसके बाद मैं ये भी उसका डिटेल्स भी दे दिया हूँ। तो जबकि रोहतास पठार विंध्याचल क्रम की, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ियाँ शिवालय के हिमालय की भाग है। जो तृतीय क्रम तथा उत्तर का गंगा मैदान नवीनतम है। तो उत्तर का गंगा क्या है? नवीनतम जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना है, इसलिए उसको खादर बांगर ये जो है। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जिला क्या है? धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। पहला है मुंगेर, दूसरा है रोहतास, तीसरा है सुमुई, दूसरा है नवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर बी है। उत्तर नंबर बी में देख लीजिए आप कौन है? रोहतास। तो यहाँ भी लिखा हुआ है आपको। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, दक्षिण और पूर्व में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिमी बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्याचल प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्याचल क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाए जाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या है? फतुहा में गंगा के पास मिलता है। तो आप लोग यहाँ दिख रहा है कि पूरा बढ़िया से दिख रहा है आप लोग को, बड़ा बड़ा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलता है? फतुहा के पास सोन, पुनपुन, सकड़ी और बाल। तो आप इसका आंसर देखिए, यहाँ जो स्टार वाला होगा उसका आंसर होगा पुनपुन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुनपुन। उत्तर नंबर बी पुनपुन। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश की पठारी देशों से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिला के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। मोहरवार और दरगाह पुनपुन की सहायक नदियाँ है। मोहरवार और दरगाह पुनपुन की क्या है? सहायक नदी है। वो भी हम लोग देख लिए उसको। सहायक नदी कौन है? पुनपुन, सकड़ी और सोन। चल, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में जो इतनी बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी पवित्र नदी है जो गंगा, तो गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या है जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है 21, दूसरा है 17, तीसरा है 12,
डी है 16। तो आप लोगों को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। तो उसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर सी, बिहार राज्य के बाड़े जिले गंगा नदी के तट पर है। और वो कौन कौन है वो उसको भी मैंने हाईलाइट किया है कि सिर्फ बाड़े है तो कौन कौन है। तो वो दिखा, बिहार राज्य के बाड़े जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, जिसका हेडक्वार्टर है छपरा, वही लालू प्रसाद वाला हमारे। तो बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया वाला मंजन जो बहुत होता है, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ये 12 जिले हैं जिसको क्या है गंगा के किनारे बसे हुए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के, ये भी बहुत बड़ा है कि बिहार में के जिले में कौन सा गंगा नदी का तट सबसे लंबा है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है, तो सी नंबर है। सी नंबर जो है, गंगा नदी की बिहार के 12 जिले से होकर गुजरी थी, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर, तो पटना में होगा ही। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर भागलपुर में, 99 पटना में, दोनों आसपास होते हैं। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो सबसे पहला क्या है पटना, दूसरा है भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, किससे प्रदर्शित किया जाता है। CWG, CAW, AW, CB। तो इसका सही आंसर होगा CWG। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 है काली मिट्टी, दूसरा है नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोदक और लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा आपका उत्तर नंबर बी। उत्तर नंबर बी देखिए, नवीन जलोढ़ है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ से पानी में लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर, जो हम लोग 8 क्लास में भी है, 10 क्लास में भी है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी उनको बांगर, न्यू बांगर सीमेंट। नवीन का नाम खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं हम लोग, उसको भी हम लोग अटेम्प्ट कर लिया। इसके बाद मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन और गन्ना जैसे फलों के उत्पादन में भी सहायता करता है। तो खादर का इसमें क्या है, धान, गेहूँ, मक्का फसलों का। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है। तो हम लोग सबको जानते हैं, सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया। तो ये पूर्णिया है। तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है, वो है पूर्णिया। और दूसरा में आ जाता है आपका किशनगंज, इसके बाद कटिहार ज़्यादा आता है। तो उपयुक्त दिए गए में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होती है। जूट की खेती बिहार के आंध्र प्रदेश में होती है और इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता उच्चतम होती है। तो पूर्णिया जो है हमारे बगल में है, पड़ोसी। तो ये तो पूर्णिया, इसके बाद कटिहार, इसके बाद किशनगंज, ये तीनों जिला क्या है, जूट के उत्पादन में बहुत अच्छा है। तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 10-15, 105 से इतना मिलीमीटर आवश्यकता। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और बिहार में पूर्णिया राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन में अकेले 75%, बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन के अकेले 75%, बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा है। बिहार दूसरा है और पहला कौन है, पश्चिम बंगाल। तो बिहार में पहलवान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी, कोसी, सोन, गंडक, कमला। तो त्रिवेणी की बात करें तो त्रिवेणी नदी आपको बूढ़ी गंडक पर किया गया था। देखिए उत्तर नंबर सी है, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नदी का निर्माण कितना है, ऑप्शन नंबर सी गंडक पर। तो आपको ऑप्शन नहीं देखना है, खाली त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार में गंडक नदी पर किया गया, बस इतना होगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइड। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा कैमूर का पठार चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। ये पठार शैली चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से है, निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है और बंजारी में क्या है, सीमेंट उद्योग। तो बंजारी कहाँ है, आपको कैमूर में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है। अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इसका सही जवाब होगा, ये नंबर होगा अनुपम झील। सांभर झील राजस्थान में, सुखना झील के बारे में वो भी है, उसको हमको इतना पता नहीं है, उसमें ना डिटेल्स हमको जाना है। कामा झील कहाँ है हमको भी नहीं पता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाला वन क्षेत्र से घिरा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर, नवादा। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी चंपारण, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में आपको टाइगर रिजर्व भी आपको दिया गया है वहाँ, वो भी मैं देखने वाला हूँ वहाँ। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया।
पूर्व में भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा क्या है, कटिहार। कटिहार है, किशनगंज नहीं है, किशनगंज उत्तरी में आ जाता है। कटिहार सबसे बिहार का सबसे पूर्व का जिला क्या है, पूर्व में स्थित जिला कौन सा है, कटिहार। तो बोलिए पहलवान कटिहार। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत ही बढ़िया वाला जीके मैं आप लोगों को मैं हर डेली आप लोगों को मिलेगा। और लाइक तो करते नहीं, कंजूसी काय करते हैं आप लोग भाई, बहुत मेहनत लगता है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी बिहार के सभी ग्रुप में भेज दीजिए आप लोग। तो बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार की तराई प्रदेश स्थित है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार में समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार और पूर्वी कगार में समांतर, राजमहल पहाड़ी की पश्चिमी की समांतर। तो इसका सही जवाब आपको पूरा देख लेंगे। तो उत्तर बी है, बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा से समांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और अपना जिला किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, बी नंबर दिया है ना, भारत नेपाल सीमा के समांतर हम लोग हैं। तो हम लोग भारत इंडो बॉर्डर के पर हम लोग स्थित है। तो बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है। पारसनाथ पहाड़ से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खगरपुर पहाड़ से पुरानी, इन सबों में से नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर डी है। बिहार का सामेश्वर श्रेणी और शिवालिका श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लास्टोसीन काल में हुआ था। अतः ये उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी क्षेत्रों में है। नवनिर्मित इन सबों में खगरपुर पहाड़ी, राजमहल, पारसनाथ तीनों दिया है ना इसमें। तो ये इनमें क्या होगा, सभी होगा। मुंडा जनजाति अधिकांश वासी है। मुंडा ये जो आदिवासी जाति है, मुंडा जाति कहाँ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में। तो हम लोग पहले देख ले हैं कि हम लोग बिहार का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमको मध्य प्रदेश से क्या मतलब है, बिहार में। तो इसका सही जवाब यहाँ स्टार्ट भी दिया हुआ। तो उत्तर देखिए, तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला, ये झारखंड में चला गया है अभी, जिलों में मुंडा जाति संगठित है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे बड़ी अधिकांश जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजाति की कुल जनसंख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो हम लोग जानते हैं मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम तो आप लोग जानते हैं, माउंटेन बाजी मुंडा, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है। हाँ, बिहार से जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH कितना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3, 8, 22 और एक नंबर है 23। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर डी 23। राष्ट्रीय राज नंबर कितना है, 23 क्या है, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ग्रैंड ट्रंक भी है, लेकिन ग्रैंड ट्रंक का यहाँ नाम नहीं दिया है। रोड नंबर 1 गुमला, पालकोट तथा फितन को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए यहाँ आंसर भी दिया, सॉरी, गुमला, पालकोट तथा थितेनम को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 23। तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची था। इसके बाद 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं। अब बिहार के कितना है राष्ट्रीय राजमार्ग, 30 नवंबर 2000 के अंदर बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग होता है 27E, 31, 33, 231, 327। जो हमारे जो यहाँ किशनगंज में है वो है 27E जो है महादेव देवी की चौक से जो ठाकुरगंज सिलीगुड़ी से लेकर वो कहाँ जाते हैं, वो अररिया तक जोड़ता है, उससे भी आगे है। तो 327, 222, 120 आदि। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है कि कुल लंबाई 5030 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 सबसे लंबा है। ये देखिए जो हम अभी बोले, संख्या 87 वेस्ट EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। जो यहाँ LRP वाला, बहादुरगंज वाला, इसी से गुजरता है। तो छोटा नागपुर के जंगल हैं। छोटा नागपुर का जंगल किस तरह से, सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार, अपने उत्तर निम्नलिखित से। तो A एवं 2 दोनों सही है, केवल 2 सही है, केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 4 सही है। तो इसका सही जवाब होगा C नंबर दिया है। C नंबर में देख लेते हम लोग क्या है, C नंबर 2 एवं 3 दोनों सही है, 2 एवं 3। तो क्या है, छोटा नागपुर के जंगल है। छोटा नागपुर के जंगल है। तो छोटा नागपुर का जंगल कैसा है, एक नंबर है पतझड़ है और दूसरा है सवाना है। छोटा नागपुर जंगल क्या है, सवाना है और पतझड़ है। ये दोनों पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ये इसका सही जवाब होगा, छोटा पतझड़ और सवाना। और उसी का जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन क्या है, C नंबर। 2 एवं 3 दोनों सही है, 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। टाटा लोह इस्पात कारखाने में लोह अयस्क की पूर्ति होती है। हाँ, टाटा जो हम लोग सबसे महंगा लोहा और सबसे बढ़िया जो लोहा है, टाटा लोहा में टाटा। तो टाटा लोहा इस्पात कारखाने में लोह की होता है बेलेडीला से, क्योंझर से, मयूरभंज से और सिंहभूम से।
तो उत्तर होगा इसका टाटा लो इस्पात कारखाने में लो एस की पूर्ति सिंहभूम जिले से होता है। तो सिंहभूम जिला कहाँ है? वो झारखंड में है। सिंहभूम जिला कहाँ है? झारखंड में है। अच्छा, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा वन्यजीव? हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। तो इसमें जमशेदपुर, गया, नालंदा और क्या है? गया। तो इसका होना चाहिए गया। तो वही गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य वन्य जीव जो राष्ट्रीय पार्क के लिए है, गौतम बुद्ध गया अभयारण्य जो है वो राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध। तो उसका सही ऑप्शन होगा क्या? गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर, बोधगया, पटना, हजारीबाग। तो वही उसी टाइप का क्वेश्चन है पूरा, तो वो है बोधगया। तो उसका आंसर क्या होगा? बोधगया। गया में ही बोधगया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध। बिहार के मुंगेर जिले में। तो उसका सही जवाब होना चाहिए क्या है? तो भीम बांध। इसका सही जवाब होना चाहिए सी, भीम बांध। वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्प में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा आपको? भीम बांध। कहेगा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो भीम बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोयले पर चलने वाला 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। बिहार में थर्मल पावर स्टेशन जो है जैसे बरौनी है, तो उसी तरह से हम लोग 3 जो है कौन कौन है? चंदापुर, पंचोटी, बरौनी, बोकारो, पंचाटू, चंद्रापुर, बरौनी, चंद्रपुर, संतालडी, बोकारो, चंद्रपुर, संतालडी। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा डी नंबर, बोकारो, चंदापुर, चंद्रापुर, संतालडीन। तीनों पावर स्टेशन है जो कोयले आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में, वर्तमान में बिहार, बरौनी, अभी जो बोकारो है वो पूरा झारखंड में चले लेकिन बिहार वाला नहीं है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में है। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपी के द्वारा संचालित होती है। तो वर्तमान में बिहार में 3 है, बरौनी जो बेगूसराय में है, बाढ़ जो पटना में है और कहलगांव जो है वो आपको भागलपुर में मिलेगा। तो ये तीनों क्या है? कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। बिहार में क्या है? मैथन या मीथेन होना चाहिए। बिहार में मीथेन उत्पादन करता है। ताप शक्ति, जल शक्ति, अणुशक्ति और सौर शक्ति। तो मैथन, वो मैथन है, सही मैथन है। मैथन डैम का नाम है, बांध का नाम है। तो उत्तर भी है। 1997-98 मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बड़ाकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में ये झारखंड के धनबाद जिले में है। वर्तमान में क्या है? झारखंड के धनबाद जिले में चला गया है। बिहार ठक हो गया, सब चला गया है झारखंड में। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? हाँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड जो राज्य बना 15 नवंबर 2000 को कितना % राज्य बना है? तो कितना जमीन? 38.40%, 45.85%, 42.45%, 35 और 51.72%। तो इसका सही जवाब होगा उत्तर नंबर बी है, वो है 45.84% जो आपको यहाँ दिख रहा है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 1,73,837 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर पर चला गया कहाँ? उससे कट के चला गया कहाँ? वो झारखंड में चला गया, निर्माण किया गया। अत पुराने बिहार का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बन गया और सब माल संपदा चला गया, बिहार हो गया ठक ठक। तो वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल अभी कितना है? तो ये भी आप लोग इसी क्वेश्चन से आपको ये आ गया कि बिहार वर्तमान में बिहार का क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल तो घटेगा बढ़ेगा कुछ नहीं अभी। तो वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो इस वीडियो को आप लोग सेव जरूर कर लिए। सेव करके आप 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा आपको। सीधा सेव कर लीजिए, आप सीधा डाउनलोड कर लीजिए। तो झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो ये सबको ही जानता ही। तो देखिए, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 38 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार का कितना है? 18 जिला है। तो अभी झारखंड में कितना जिले हैं? 18 जिले। ये भी हम लोग को क्वेश्चन आ गया। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं।
38वां जिला अरवल अगस्त 2021 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया। तो यहाँ पर हम लोग का जो क्वेश्चन जो है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए। माने 15 नवंबर 2021 को जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस जगह में, तो उस टाइम में बिहार में कितना जिला था, 37। ये कहने का मतलब क्वेश्चन में यही है, 37 जिला था। अभी देखिए ऑप्शन में 38 आप पढ़ रहे हैं कि 38 जिला है, तो ये पगला तो नहीं हो गया। तो 37 जिला है, उस टाइम का बात बोल रहा है, 37 जिला है। और यहाँ लिखा हुआ आपका वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल था जो अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया। इसके बाद है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। बिहार की सिंचाई क्षमता कितना है, तो इसका सही जवाब होगा ए नंबर है 89.20 लाख हेक्टेयर। यही तो देखिए ए नंबर, संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र संचित था, किंतु वर्तमान 2017-18 में बिहार का लगभग 71 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117 लाख हेक्टेयर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 89.20 लाख हेक्टेयर। अच्छा, इसके बाद नया देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। मूड़ी जाना जाता है, मूड़ी, ये खाने वाला मूड़ी नहीं है, ये दूसरा मूड़ी है। मूड़ी जाना जाता है बॉक्साइट खनन हेतु, एल्युमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु और स्पंज लोह प्लांट हेतु। तो इसका हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। उत्तर बी, मूड़ी में हिंडोलेका द्वारा एल्युमिनियम शोधन स्थापित किया गया है। वर्तमान में मूड़ी झारखंड राज्य में है। मूड़ी कहाँ है, झारखंड राज्य में स्थित है। और मूड़ी किसके लिए है, एल्युमिनियम प्लांट। आप यहाँ देख रहे हैं कितना है, एल्युमिनियम प्लांट हेतु मूड़ी का निर्माण उपयोग किया जाता है। और मूड़ी कहाँ है, झारखंड राज्य में। पटना का स्थानीय समय, हाँ पटना का स्थानीय समय कितना है, माई स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पटना क्या है, तो भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय से क्या है, आगे। भारतीय मानक समय 5.5 घंटा वाला जो है ग्रीनविच जो है, वहाँ से हम लोग क्या है, इलाहाबाद में है। पटना का स्थानीय समय कितना है, 82.5 डिग्री पूर्व कहाँ है, जो इलाहाबाद में है। तो इसका सही जवाब क्या है, भारतीय मानक समय से आगे। अब यहाँ देख लीजिए हम लोग, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज इलाहाबाद में है। बोले अभी कि इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते गुजरती है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे। जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे, क्योंकि पटना 83 पूर्व देशांतर पर अवस्थित है। यानी पटना का समय हम लोग के समय से क्या है, आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार में कितने जिलों से संबंधित। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध मैंने बॉर्डर से मिला हुआ था। 7 जिला, 8 जिला, 9 जिला, 10 जिला। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए उत्तर नंबर सी आपका क्या है, 9 जिला है। तो 2018 में क्या है, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से, 8 जिले से, 9 जिला है। तो 9 जिला कौन कौन है, तो पटना जिला सीमा भोजपुर, आरा जो है, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल सबसे छोटा जिला से संबंधित है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं। पूर्व में बंगाल का दुख सौरभ बंगाल कहे जाने वाले बिहार की उद्गम होने वाली नदी कौन है। तो पूर्व में बंगाल का दुख सौरभ बंगाल कहे जाने वाली बिहार का उद्गम होने वाली नदी कौन है, बराकर, महिषराक्षी, दामोदर और स्वर्णिका। तो हम लोग जानते हैं कि दामोदर को क्या है, पूर्व का क्या है, शोक नदी का आता है कि ये झारखंड में है, यहाँ बिहार में नहीं है, झारखंड में है। तो हम लोग दामोदर, तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। और बिहार का दुख किसको कहा था, कोसी बाबू को, कोसी नदी को। और बंगाल का क्या है दुख, दामोदर नदी, जो झारखंड और इससे बंगाल से जुड़ा हुआ, पश्चिम बंगाल के जो दोनों बॉर्डर में है। झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होता है। तो कहा जाता है दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित है। इसको भी हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। इसके बाद बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन है, चावल, गेहूँ, मक्का, मूंगफली, कॉफी, गेहूँ, गन्ना, चाय एवं जो इनमें से कौन है। तो सबको जानते हैं कि हम लोग खाने पीने का सामान जो है वो है चावल, गेहूँ और मक्का। अभी मकई खूब लगा रहा है, चावल, गेहूँ और मक्का। मकई हम लोग भेज देते हैं, चावल गेहूँ हम लोग खा लेते हैं इधर। तो इसका सही जवाब होगा ये नंबर, कोई चावल गेहूँ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का लौह उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। झारखंड का लौह उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है, डाल्टनगंज, हजारीबाग, धनबाद, सिंहभूम। तो इसका सही जवाब होगा सिंहभूम। तो झारखंड का सिंहभूम जिला लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा हो गया देर, बीच में गैप होने से हो गया, हम लोग को पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा।
तो कृषि पर, वनों पर, खाद्यान्न पर, उद्यान। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वो है वनों पर। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्गम के विकास थे और ना ही खनन प्रभाव था। तो छोटा नागपुर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंडू किस जगह है? हाँ, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंडू किस जगह के पास है? ये है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोधगया। तो इसका सही जवाब है क्या है, हुंडू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो हुंडू जलप्रपात कहाँ है? रांची में मिलेगा आपको, और रांची के किस में? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर? स्वर्ण रेखा है। तो हम लोग स्वर्ण रेखा अगर कहेगा कि हुंडू जलप्रपात कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी पर। और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है? झारखंड में। हुंडू जलप्रपात कहाँ है? झारखंड में। और हुंडू जलप्रपात क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो हुंडू। तो हम लोग इससे 4-5 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र की आच्छादित में निर्भर है। आच्छादित में क्या हुआ? निर्भर है। तो अधिकांश क्षेत्र किस में? पहाड़ी मिट्टी से, कछाड़ी मिट्टी से, रेगुलर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो इसका सही जवाब होना चाहिए कछाड़ी मिट्टी। बी नंबर दिया है आपको, कछाड़ी मिट्टी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? अभी देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का प्रदान नहीं किया गया? तो सबको जानता है कि बिहार में क्या है, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितनी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं हुआ। तो बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर सभी को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, लेकिन ये बिहार खाली नहीं मिला है। तो बिहार के लिए भी अभी तक चल रहा है नीतीश कुमार, लेकिन हुआ नहीं अभी। कब होगा? जब बिहार में हो जाएगा तो बिहार का भी सुधर जाएगा। तो ए नंबर उसका क्या है? बिहार। बिहार में दिया है कि बिहार को कभी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, देखिए यहाँ इसी में देखते हैं। जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को वर्ष 1969 ईस्वी में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में तथा झारखंड को 2001 में विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया। झारखंड पीछे बना और उसको बना गया। यद्यपि वर्ष 2013 में बिहार सरकार ने कभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, वर्ष 2013 से विशेष करने की, परंतु असफल रहा। अभी तक क्या है, कंप्लीट नहीं हुआ। हर दिन खबरों में आ रहा है बिहार को विशेष दर्जा का, लेकिन मोदी तो देता ही नहीं बाबू, उसको तो फुर्सत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का सर्वेक्षण प्रस्तुत, मानी जनगणना जो किया गया है, किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, सुशील कुमार मोदी, इनमें से कोई। तो इसका सही जवाब क्या है? सुशील कुमार मोदी द्वारा। तो बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया किसके द्वारा? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है? भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या है, राजनीतिक इच्छा का अभाव, इसके बाद भूमि सुधार भी नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन है डी है। बिहार राज्य के सर्वाधिक गरीब राज्य में से एक है। बिहार क्या है? सबसे गरीब है। बिहार की इस गरीबी का प्रमुख कारण है राज्य में भूमि सुधार की असफलता। यहाँ की जमीन को क्या है, इतना अच्छा नहीं है, ना ही इसमें सुधार हो रहा है। भूमि सुधार की इसी मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाओं का अभाव रहा। राजनीतिक इच्छाओं में जितना पॉलिटिशियंस है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ का तरक्की करे। पूर्ण औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य होने के कारण में बिहारी की संख्या औद्योगिक भी ना, तो यहाँ कोई इंडस्ट्री है ना कुछ काम करने का है। सभी बिहार ऐसा है जो बिहार का दुनिया के कोई भी ऐसे इसमें नहीं है जहाँ बिहार ही नहीं है। तो बिहार राज्य होने के कारण बिहार में श्रमिक वर्ग की संख्या है काफ़ी अधिक है, जो अलग अलग देशों में, देश विदेशों और भारत के सभी राज्यों में लगभग आपको मिलेगा बिहारी। एक बिहारी 100 पे भारी है, काफ़ी अधिक है। तो तीनों विकल्प बिहार के पिछड़ेपन एवं तंजानित गरीबों के प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा उसका। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था। निर्वासित में जो अंतिम संस्कार हुआ, दफन हुए, तो कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में, नालंदा में। तो इसका सही जवाब होगा कश्मीर, डी नंबर, नालंदा। कहाँ है? नालंदा में है। तो नालंदा जो बिहार शरीफ का हेडक्वार्टर है, नीतीश कुमार का घर है वहाँ। तो कश्मीर घाटी के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निस्वात किया गया था। यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु 1592 में निर्वासन के दौरान, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन का मोक्ष स्थान कहाँ है?
हाँ, बहुत ही बढ़िया है। जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर जैन जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था? मनेर पटना में है, राजगीर गया में है, पावापुरी ये भी आपको इसी में मिलेगा, पावापुरी में है, पटना में, और जालन फोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा क्या है? सी नंबर कहाँ है? पावापुरी में। पावापुरी में क्या है? सासाराम में है पावापुरी। पावापुरी में क्या मिलेगा आपको? महावीर जी की मोक्ष स्थान। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशन जिसका नाम किया था जन क्रांति, हुंकार, कृषिक संवर और विद्रोही। तो इसका सही जवाब होगा आपको हुंकार। कौन सा है? बी नंबर हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1889-90 1950 को तक भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक भारत में किसको कहा जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को, जिन्होंने 1889 से 1985 तक भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वो एक बुद्धिजीवी लेखक, स्कॉलर था, लेखक, सामाजिक सुधारक, इतिहासकार एवं किसानी नेता थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंड सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। तो हुंकार की पत्रिका को किसने लिखा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इसको भी याद रखना है, बहुत सब क्वेश्चन हम लोग को हो गया। देसर कथा पुस्तक किसने लिखा? देसर कथा पुस्तक किसने लिखी? सखाराम गणेश, राजेंद्र निर्वाण, मुरली मोहन। तो इसका सही जवाब सीधा हम लोग देख लेते हैं। उत्तर देसर कथा, देश की बात, महान क्रांति के चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवकर। कौन लिखा था? सखाराम गणेश देवशंकर द्वारा लिखित क्रांति के विचार में युक्त बंगला पुस्तक है। कौन सा है? अगर कहेगा देसर कथा कौन सा है? बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब किया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। और इसके लेखक कौन था? सखाराम गणेश। तो 4 क्वेश्चन हम लोग को बना, सखाराम गणेश ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत कंजूसी करते, लाइक कीजिए। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन हुआ? जीके लेखक श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो हम लोग सीधा देख लेते हैं इसका आंसर। उत्तर नंबर बी होगा। कौन? दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह को विशेष प्रयत्न के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1990 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सचिनानंद सिंह थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिनानंद सिंह थे। अधिवेशन में जी गोखले एवं श्री खाड़े की विशेष रूप से उपस्थित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। बिहार क्या है? हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 ईस्वी में, 1923 ईस्वी, 1922 में, 1924। तो इसका सही जवाब होगा वो है उत्तर नंबर ये, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ। कब हुआ? 1921। तो ये इस सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो आपको कैसा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट दीजिएगा। इसमें बेहतर सुधार के लिए भी आप कैसा लग रहा है तो कमेंट दीजिएगा आप लोग। और कहाँ से, कौन सा ज़िले में, किसकी तरह कोई भी ये हो तो आप वहाँ टेलीग्राम में जुड़ लीजिए, वहाँ से बात कर सकते हैं। और आपको पूरा प्ले लिस्ट आपको दिया रहेगा सबका, प्ले लिस्ट में आप वहाँ नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें। तो आज का ये सेशन समाप्त हुआ। और हमें फॉलो कीजिए वहाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक ही नाम से होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।